Hello students. So in today's video we will discuss about combination of capacitors. हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया है कि कैपेसिटर एक इस तरह का अरेंजमेंट होता है जिसमें हम एनर्जी स्टोर करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करते हैं, एंड दिस इज अचीव्ड बाय चार्जिंग द डिफरेंट constituent parts of it. Though total charge on a capacitor remains zero. As an example, we have a parallel plate capacitor. It has two plates. One plate has a positive charge and the other plate has a negative charge of same magnitude but of opposite nature. That means if one has a charge q and other has a charge minus q, then the total charge of the system remains zero. But there is an electric field between the plates of capacitor, and that is the source of energy, or you can say that the capacitor stores energy in it. So now we are going to discuss कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स और हम उन्हें आपस में अरेंज कर रहे हैं तो टोटल कैपेसिटेंस हमारी कितनी बन करके आएगी. तो यहाँ पर प्रमुखता से हम दो कैपेसिटर्स की दो कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे. एक सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है. तीसरा कॉम्बिनेशन जो होगा वो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होगा. और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अपने सिलेबस में, यू विल स्टडी अबाउट किरचॉफ्स लॉ इन द चैप्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो कॉम्प्लिकेटेड कैपेसिटर सर्किट्स को भी आप उसी तरीके से हैंडल कर पाएंगे जिस तरीके से आप रजिस्टर्स के सर्किट को हैंडल करते हैं. तो फिलहाल यहाँ पर हम सिर्फ कॉम्बिनेशन के दो फॉर्मूले डिराइव करेंगे और बहुत बेसिक लेवल की प्रॉब्लम्स का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. ओके, so to start up with, I am talking about series combination. Series combination. सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो कैपेसिटर होता है उसमें हम उनको इस प्रकार से अरेंज कर देते हैं. एक कैपेसिटर हमने यहाँ लगा दिया, इसके साथ ही एक दूसरा कैपेसिटर लगा दिया, फिर इसके साथ ही एक तीसरा कैपेसिटर लगा दिया, एंड वी कैन इंक्रीज अप टू एनी नंबर ऑफ कैपेसिटर. ये जो दो लाइनें हम दिखा रहे हैं ये हमारे कैपेसिटर की दो प्लेट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं. सो वन ऑफ द प्लेट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव प्लेट व्हेन इट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और ऑन विच द चार्ज इज पॉजिटिव. तो यहाँ पर आपको एक ही मैंने सर्किट दिखा दिया. यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया. नतीजा क्या होगा, ये वाली जो प्लेट है दिस विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड इट विल अटेन सम चार्ज. लेट मी कॉल दिस चार्ज एज प्लस क्यू. सिमिलरली जो ये बगल वाली प्लेट है इसमें इंडक्शन की वजह से चार्ज आ जाएगा एंड दैट चार्ज वुड बी माइनस क्यू, और इसकी बाहर वाली सरफेस पर फिर से प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा. नाउ दिस प्लस क्यू चार्ज विल बी टेकन अवे बाय द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय दिस प्लेट. तो जब ये प्लेट इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगी तो इसकी बाहर वाली सरफेस का पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा और यहाँ पर एक चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू. अगेन दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज आएगा, बाहर की तरफ प्लस चार्ज आएगा. उस प्लस चार्ज को इधर से इलेक्ट्रॉन आकर के वाइप आउट कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास में चार्ज नहीं रहेगा. देन इस पर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा एंड देन फिर इस पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा. इस पर जो बाहर प्लस चार्ज आएगा वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आकर के वाइप आउट कर देंगे. सो एट द एंड वी आर लेफ्ट विथ ऑल द कैपेसिटर प्लेट्स विथ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू. दो द नियर बाई प्लेट्स हैव द चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट साइन. So as a whole the charge remains zero on the overall capacitor as a whole. तो इस कैपेसिटर पर टोटल चार्ज जीरो, इस पर भी टोटल चार्ज जीरो, इस पर भी टोटल चार्ज जीरो. लेकिन अगर इस प्लेट पर चार्ज Q आया है तो इस पर भी चार्ज Q ही होगा, ऑफ कोर्स विद एन अपोजिट साइन. तो प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू. और यहाँ पर इस बात का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि ये कैपेसिटर कितनी कितनी वैल्यूज के हैं. आप याद कीजिए जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था तो मैंने बताया था C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू K होता है. तो यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि
कि यहाँ पर प्लेट एरिया कितना था, सेपरेशन कितना था, यहाँ प्लेट एरिया कितना था, सेपरेशन कितना था, बीच में मीडियम एयर है कि नहीं है, इट इज इमटेरियल। तो आप एक प्रिंसिपल अपने दिमाग में अच्छे से रख लीजिए कि जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में अरेंज कर लेते हैं तो हर एक कैपेसिटर के ऊपर हर प्लेट पर सेम चार्ज होगा मैग्नीट्यूड वाइज। दैट्स द प्रिंसिपल। तो हमारे पास में क्या एक गाइडलाइन आ गई, इन सीरीज द चार्ज ऑन each plate has same magnitude। ये हमारे सीरीज का गाइडिंग प्रिंसिपल हो गया। तो जहां कहीं भी आप सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करेंगे हमेशा आपने इस बात को अपने दिमाग में रखना है। अब हम ओवरऑल कॉम्बिनेशन की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 है, इसकी C2 है और इसकी C3 है। अलग अलग कैपेसिटेंस हो गई, चार्ज सब में बराबर है। कैपेसिटर के लिए बेसिक रिजल्ट क्या होता है, तो बेसिक रिजल्ट कैपेसिटर का जो हमें मालूम है वो है Q = CV। ये सबसे बेसिक बात है फॉर एनी कैपेसिटर दैट वी यूज, Q = C। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि अगर इस पर ये लगाया जाए तो यहां से क्या आएगा, V = Q/C1। अब क्योंकि Q तो सेम है लेकिन C1 कुछ इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, तो इनके अक्रॉस जो प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तीनों जगह अलग अलग होगा। तो मैं अगर ऐसा मान लूं कि यहाँ पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V3 है, तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर अप्लाई किया गया होगा अगर उसको V मान लिया जाए तो एक बात जो हमारे दिमाग में क्लियरली आ सकती है वो आ सकती है V = V1 + V2 + V3। दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बट उतनी डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। सीधे सीधे आप याद रख लीजिए, अप्लाइड वोल्टेज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस all the capacitors which are in series। तो जितने सीरीज में हैं पूरे के पूरे इस लूप के अंदर उनका जो सम आएगा वो आ जाएगा। अब हम यहाँ पर वैल्यूज डाल देते हैं। इक्वेशन 1 से अगर मैं चलूं तो Q/C ले सकता हूं मैं V के बदले। पहले वाले कैपेसिटर के लिए V1 को क्या लिख देंगे, Q/C1। इसको क्या लिख देंगे, Q/C2। इसको क्या लिख देंगे, Q/C3। सब जगह Q आ गया तो Q कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन करके आ जाएगा, रिजल्ट बन करके आ जाएगा 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 and that is the capacitance when we connect capacitors in series। तो यहाँ पर आपके पास ये रिजल्ट तैयार हो जाता है। ये थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। V = V1 + V2 + V3 and that means Q/C is Q/C1 + Q/C2 + Q/C। तो ये हमारे पास में कैपेसिटेंस का रिजल्ट आ गया। वी कैन एक्सटेंड दिस रिजल्ट टू एनी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स विच आर इन सीरीज। सीरीज का मतलब यही होगा कि कैपेसिटर्स साइड बाय साइड लगे हुए हैं, जैसे लाइन से 10 आदमी खड़े हो जाएं और वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, ह्यूमन चेन जिसे आप कहते हैं सामान्य टर्मिनोलॉजी में। तो एक ह्यूमन चेन बेसिकली अगर हर व्यक्ति को एक कैपेसिटर मान लिया जाए तो कैपेसिटर इन सीरीज में आ जाएगा, मतलब आपका लेफ्ट हैंड बगल वाले के राइट हैंड के साथ जुड़ रहा है। तो एक कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट दूसरे वाले की पॉजिटिव प्लेट से जुड़ रही है और इसके अंदर गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होगा कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम। तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला आ गया। किसी भी स्थिति में जब आप इसे निकाल करके देखेंगे तो जो C की वैल्यू आएगी वो स्मॉलर देन दी स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस इन दी नेटवर्क आएगी।
अगर हम ये मान लें ये 10 माइक्रोफेरेड का है, ये 20 माइक्रोफेरेड का है, ये 30 माइक्रोफेरेड का है, और तीनों को हम यहाँ रख करके कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर 10 से भी कम आएगा। सो द फॉर्मूला इज सिमिलर टू दैट ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो अगर कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं तो फॉर्मूला वैसा आता है जैसा रेजिस्टर्स का पैरेलल के केस में आता है। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? इफ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द पोटेंशियल डिफरेंस between any two capacitors, between the plates of any capacitors are equal in the network and they are connected between same two points. दोनों बातें एक दूसरे को सपोर्ट ही कर रही हैं। अगर हम ये कह दें यहाँ पर एक पॉइंट है A और यहाँ पर एक पॉइंट है B, तो इस पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं V1, इस पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं V2। अब अगर हम कैपेसिटर्स इस तरह से ज्वाइन करें कि कैपेसिटर की एक प्लेट तो यहाँ कनेक्ट हो जाए और एक प्लेट वहाँ कनेक्ट हो जाए, सो इन दैट केस वी कैन से कि ये सारे कैपेसिटर्स पैरेलल में जुड़े हुए हैं। जस्ट इमेजिन के एक बिल्डिंग है जिसमें ऊपर चढ़ने के लिए स्टेयरकेस है और काफ़ी सारे लोग एक साथ चढ़ रहे हैं उस पर, और स्टेयरकेस में दोनों तरफ हैंड रेल्स लगी हुई हैं जिनको आप ग्रिल्स भी कहते हैं। तो अगर आपने वो दोनों ग्रिल्स पकड़ ली तो यू आर कनेक्टिंग दिस ग्रिल एंड दिस ग्रिल। जो आपके पीछे व्यक्ति खड़ा है उसने भी ये ग्रिल और वो ग्रिल पकड़ी हुई है, आपके आगे जो खड़ा है उसने भी ये ग्रिल और वो ग्रिल पकड़ी हुई है। सो यू ऑल आर कनेक्टेड बिटवीन सेम टू पॉइंट्स। अगर हम ऐसा मान लें कि सारी की सारी ग्रिड के सभी पॉइंट को एक ही पोटेंशियल पर मेंटेन कर लिया गया है और इस ग्रिल के भी सभी पॉइंट को एक ही पोटेंशियल पर मेंटेन कर लिया गया है, तो उस पर खड़े हुए सभी लोग जिन्होंने दोनों की दोनों तरफ के ग्रिल्स पकड़े हुए हैं, दे कैन बी इमेजिन्ड एज कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो ह्यूमन चेन बन गई, वो सीरीज हो गया, और स्टेयरकेस पर चढ़ते हुए व्यक्तियों ने स्टेयरकेस की साइडवेज ग्रिल्स को पकड़ लिया है, वो पैरेलल का हो गया। तो यहाँ अगर आप एक नेटवर्क बनाएंगे तो इस प्रकार का आप नेटवर्क दिखा सकते हैं। ये आपके पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के लिए अरेंजमेंट आ गया निकल के पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में गाइडिंग बात क्या होगी? पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अब यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा जब वो पैरेलल में है, लेकिन अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ही है, सिर्फ इससे ये कंक्लूजन नहीं लिया जा सकता कि वो पैरेलल में ही होंगे। पैरेलल में होने पर ऐसा होता है, ऐसा होने पर पैरेलल में होना जरूरी नहीं है। सोच के देखिएगा, क्या ऐसे एग्जाम्पल्स आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं जिसमें कि कैपेसिटर सीरीज में हो लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आ जाए? एनीवे, तो यहाँ पर मैंने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। इस बैटरी की वोल्टेज मैंने मान ली V है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कह रहा हूँ कि इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो इस कैपेसिटर को पोटेंशियल डिफरेंस मिला V, इसको भी मिल गया V और इसको भी मिल गया V। तीन कैपेसिटर हैं C1, C2, C3 और तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी हमने बना लिया V। अब यहाँ क्या होता है, ये वाली बैटरी चार्ज सप्लाई करती है Q, और ये Q चार्ज इस पॉइंट पर जब पहुँचता है तो ये तीनों कैपेसिटर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमने मान लिया कि इसके पास जो चार्ज आ रहा है वो Q1 है, इसके पास जो चार्ज आ रहा है वो Q2 है और इसके पास जो चार्ज आ रहा है वो Q3 है। मतलब इसकी एक प्लेट पर प्लस Q1, दूसरी प्लेट पर माइनस Q1, प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q3। तो इन प्लेट्स के जो बाहर वाले सरफेसेस हैं उन पर प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 चार्ज आएगा, और उस चार्ज को वाइप आउट करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन सप्लाई होंगे जो यहाँ जा करके इसका Q3 चार्ज बाहर वाले सरफेस का गायब करेंगे, इसका बाहर वाला प्लस Q2 गायब करेंगे, इसका बाहर वाला प्लस Q1 गायब करेंगे।
तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि यही चार्ज वापस यहीं आ जाएगा। सो द चार्ज इज मूविंग थ्रू दिस नेटवर्क इन दी होल लूप। ये सिचुएशन है। तो चार्ज ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। द पॉजिटिव प्लेट्स आर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ चले गए और फिर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उधर चले गए। 10th में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो करंट के अपोजिट होता है, और करंट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो हम ऐसा मान सकते हैं पॉजिटिव चार्ज इधर गया, इलेक्ट्रॉन उल्टे चले गए। खैर, तो यहाँ पर V सेम है, बट देखने में क्या आ रहा है कि इस पॉइंट पर चार्ज डिवाइड हो रहा है और वो चार्ज 3 कंपोनेंट में जा रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये आपका बेसिक रूल हो गया यहाँ पर। अब पूरे सिस्टम के लिए अगर कैपेसिटेंस C होगी तो CV हो गया ये। Q1 के बदले आ जाएगा C1 V1, Q2 के बदले आ जाएगा C2 V2 और Q3 के बदले आ जाएगा C3 V3। इन जनरल मैंने बात कही है, बट ये सब तो पैरेलल में है, और क्योंकि ये पैरेलल में है तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बट V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 एंड दैट विल बी इक्वल टू V। ये सब बराबर होंगे, इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस बराबर पूरे नेटवर्क के अक्रॉस। तो ये सारे V जब आप कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास जो एक्सप्रेशन होगा वो ऐसा हो जाएगा CV इक्वल टू V टाइम्स ऑफ C1 प्लस C2 प्लस C3, और V कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, एंड दिस इज हाउ यू विल गेट योर ओवरऑल कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो अगर मेरे पास में एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें कि सीरीज है कैपेसिटर्स की, तो मैं रेसिप्रोकल्स को ऐड करके ओवरऑल कैपेसिटेंस वर्कआउट कर सकता हूँ, और अगर पैरेलल में है तो सीधे सीधे कैलकुलेशन किया जा सकता है ऑर्डिनरी एडिशन से। तो उल्टे फॉर्मूले हैं, सीधा सीधा सा दिमाग में याद रखने के लिए आप कह सकते हैं जो रजिस्टर में रिजल्ट आते हैं वो कैपेसिटर में उल्टे आते हैं। सीरीज में चार्ज सेम रहेगा और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। सो दैट्स योर रिजल्ट व्हेन द कैपेसिटर्स आर जॉइंड इन सीरीज और इन पैरेलल। अब इस पर अगर हम छोटे छोटे 2-3 सवाल करना चाहें। क्वेश्चन नंबर 1, कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफैरेड, 15 माइक्रोफैरेड and 5 microfarad are given. Find the overall capacitance if they are joined in series and if they are joined in parallel. ये farad आएगा यहाँ पर, कूलम लिख दिया। तो अगर ये सीरीज में है, C सीरीज कितना होगा एंड C पैरेलल कितना होगा, ये हम जानना चाहते हैं। तो इसमें हमारा जो मेथड है 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C। वैल्यूज डाल देते हैं। तो 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/5, एलसीएम इसका अगर हम लेंगे तो आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 6। तो 6 and 3 9 and 2 11/30, और इसको आप रिवर्स कर देंगे दोनों तरफ तो C इक्वल टू 30/11। तो C इक्वल्स टू 2.7 माइक्रोफैरेड, दैट इज आवर आंसर। तो आप देख सकते हैं सबसे छोटी वैल्यू क्या थी, 5 माइक्रोफैरेड। आंसर कितना आ रहा है 2.7, जो मैंने आपसे कहा था सीरीज में टोटल रिजल्ट सबसे छोटी वैल्यू से भी कम आएगा। तो दिस इज द आंसर फॉर सीरीज। पैरेलल में तो बहुत ही आसान हो जाएगा, C पैरेलल, उसमें तो हम C1 प्लस C2 प्लस C3 यानी कि C1 प्लस C2 प्लस C3, दैट मीन्स 30 माइक्रोफैरेड
तो ये ग्रेटेस्ट देन द लार्जेस्ट वैल्यू इन द नेटवर्क आएगा। 15 सबसे बड़ी वैल्यू है, उससे भी बड़ा हमारा आंसर आ रहा है। तो ये दैट वाज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड। इतना सिंपल क्वेश्चन जनरली नहीं आता है एग्जाम में, बट कैसे यूज करना था वो समझाने के लिए आपको बता दिया। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो इस तरह का नेटवर्क दिया जा सकता है। ये 15 माइक्रोफैरड हो गया, ये 10 माइक्रोफैरड हो गया और ये 4 माइक्रोफैरड हो गया। फाइंड द ओवरऑल कैपेसिटेंस। सो आई होप यू कैन डू दैट। माइक्रोफैरड 10 माइक्रोफैरड 20 माइक्रोफैरड। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दीज टू नेटवर्क्स। ये दो बहुत मुश्किल केस नहीं है, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस कहे जाएंगे। और थोड़ा आगे बढ़े तो ये क्वेश्चन है, ये काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। वो कहता है ये 3 कैपेसिटर्स हैं, कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, सपोज ये 10 माइक्रोफैरड का है, ये 15 माइक्रोफैरड का है, ये 20 माइक्रोफैरड का है, एंड दे आर कनेक्टेड। अब हम जानना चाहते हैं व्हाट इज द ओवरऑल कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम, ये हम जानना चाहते हैं। तो इसको आप कैसे समझा सकते हैं? तो इसको समझाने के लिए आपको थोड़ा सा कॉशियसली देखना पड़ेगा। अब यहाँ देखने में ऐसा लग रहा है ये सब सीरीज में है, ये सीरीज में नहीं। आप इमेजिन कीजिए कि मैंने यहाँ पर एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया और इस बैटरी को जब मैंने यहाँ कनेक्ट किया तो मैंने इस पॉइंट का नाम रख दिया ए। ये जो वायर है या यहाँ जो वायर है या ये जो वायर है या ये जो वायर है, मतलब ऐसा वायर आपको 10th में सिखाया जाता है, ये रेजिस्टेंस का निशान होता है और ये कैपेसिटेंस का निशान होता है। तो अगर मेरे वायर में कहीं पर भी रजिस्टर या कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है तो मैं उस वायर को एक आइडियल वायर मान सकता हूँ। और आइडियल वायर की खासियत ये होती है कि उसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होता है, तो मैं उसके सभी पॉइंट का एक ही नाम रख सकता हूँ, क्योंकि जो पोटेंशियल यहाँ होगा वो यहाँ होगा, वो यहाँ होगा, वो यहाँ होगा, वो यहाँ होगा, वो यहाँ। सो इट डजंट मैटर कि मैं इसका नाम ये रखूँ कि इसका ये रखूँ या इसका ये रखूँ या इसका। तो ये बेसिक सी बात हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि आइडियल वायर के सभी पॉइंट्स का एक ही नाम होता है। तो अगर इसका नाम मैंने ए रखा है तो इसका नाम भी ए हो गया, और अगर इसका नाम ए है तो फिर इसका नाम भी ए हो गया। इसी तरह से अगर मैं इसका नाम बी रख देता हूँ इस टर्मिनल का, तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा उसका नाम भी बी हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला टर्मिनल ए है और ये वाला टर्मिनल बी है। अब अगर इसका नाम बी हो गया तो ये वाला टर्मिनल भी क्या नाम रखा जाएगा? बी रखा जाएगा। इसका नाम भी बी हो जाएगा, इसका नाम भी बी हो जाएगा और इसका नाम भी बी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम ये सारे नाम ए रख सकते हैं। तो अब अगर आप सिर्फ इस कैपेसिटर को देखें जो 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, इसकी एक प्लेट जुड़ रही है ए से और एक प्लेट जुड़ रही है बी से। दूसरे कैपेसिटर को देखें, इसकी एक प्लेट जुड़ रही है ए से, एक प्लेट जुड़ रही है बी से। तीसरे कैपेसिटर को देखें, इसकी एक प्लेट जुड़ रही है ए से और एक प्लेट जुड़ रही है बी से। यानी कि सारे के सारे कैपेसिटर्स इस तरह से जुड़े हुए हैं कि उनकी एक प्लेट ए से जुड़ी हुई है और एक प्लेट बी से जुड़ी हुई है। तो मैं अपने इसी नेटवर्क को अगर दोबारा से बनाऊं तो इस प्रकार से दिखा सकता हूं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज 10 माइक्रोफैरड, दिस इज 15 माइक्रोफैरड and this is 20 microfarad. So this network is equivalent to this network. और ये जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन।
तो कई बार हमें इस तरह के भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें कि हमें जो दिख रहा होता है उससे काफ़ी भिन्न उसका मतलब होता है। तो थोड़ा कॉशियसली होकर के हमें सर्किट को ऑब्जर्व करना पड़ता है। जैसे जैसे आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे, आपके रेफरेंस बुक्स में, स्टडी मटेरियल्स में, या जो भी आपके पास अवेलेबल टेक्स्ट्स हैं, प्रैक्टिस मटेरियल्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे आपको नेटवर्क्स मिलेंगे। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए सहज होता जाएगा, ईजी होता जाएगा कि आप आराम से पहचान सकें। तो अब तो आप इसे कर सकते हैं, सीधे सीधे पैरेलल का फॉर्मूला हो गया 20 + 30 40 45 माइक्रोफैराड इज द आंसर। सो दिस इज एन ओरल क्वेश्चन, बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो उसमें बस आपको ये बता देना है कि ये पैरेलल में है। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये भी है कि अगर ये वाली प्लेट पॉजिटिव होगी तो ये वाली प्लेट नेगेटिव होगी। इधर से देखेंगे तो ये वाली प्लेट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन इस कैपेसिटर में ए से जुड़ा होने के कारण ये वाली प्लेट पॉजिटिव होगी, ये वाली नेगेटिव। तो ये फ्लिप्ड दिख रहा है, दिखाया गया है नेटवर्क में, जस्ट टू कंफ्यूज। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हो गए आपके। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि हम ये कहते हैं कि अगर चार्जेस का रीअरेंजमेंट किया जा रहा हो या रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा हो दो सिस्टम के बीच में, तो वहां पर एनर्जी लॉस जरूर होता है। रीअरेंजमेंट का मतलब ये है कि एक बॉडी पर चार्ज है और हमने उसको दूसरी बॉडी के साथ में कांटेक्ट में रख दिया, जिसकी वजह से अब वो दोनों अपने अपने चार्ज को शेयर करने लगे हैं। तो जब वो बॉडीज अपने चार्ज को शेयर करेंगी तो वहां पर एनर्जी लॉस अवश्य होगा। ये एक रूल है और इस रूल को हमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण रूल है और कैपेसिटर के केस में इसके बारे में बात करा जाना बहुत कॉमन है। इस पर बहुत प्रोमिनेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली एक न्यूमेरिकल है। तो हम सीधे सीधे लेते हैं, हमारे पास एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1, इसकी प्लेट्स के बीच में हमने पोटेंशियल मेंटेन कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस V1। और ऐसा कर लेने के बाद में इस कैपेसिटर में एक चार्ज आ गया Q1, ऐसा हमने मान लिया। तो जब हम ये मान लेते हैं तो इस कैपेसिटर में कुछ एनर्जी आ जाएगी, U1 = ½ of C1 V1 स्क्वायर एंड Q1 = C1 V1। ये हमारे पहले कैपेसिटर की इंफॉर्मेशन हो गई जो हमें दे दी गई। सिमिलरली वी हैव अनदर कैपेसिटर which has some capacitance which is suppose C2 and it has a potential difference between its plates given by V2 and it has a charge Q2 on each plate. So for this capacitor U2 is equal to ½ of C2 V2 स्क्वायर। ये तो इस कैपेसिटर में एनर्जी स्टोरेज हो जाएगा और इस कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज होगा Q2 वो C2 V2 हो जाएगा। दिस इज द सेकंड थिंग दैट वी नो। अब क्या हुआ, अब हम कह रहे हैं कि हमने इन दोनों कैपेसिटर्स को एक दूसरे के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। अक्रॉस कनेक्ट करने का मतलब है इनको एक तरह का पैरेलल कॉम्बिनेशन दे दिया गया। ये अक्रॉस कनेक्शन का यही मतलब होता है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो इनके बीच में चार्ज का शेयरिंग होगी। चार्ज की शेयरिंग होने के बाद मान लिया जाए कि इसमें चार्ज रह गया Q1 डैश और इसमें चार्ज आ गया Q2 डैश। तो अब हम जानना चाहते हैं कि Q1 डैश Q2 डैश की वैल्यूज क्या होंगी। दूसरा, फाइनली इस सिस्टम में कितनी एनर्जी होगी और क्या वो एनर्जी U1 + U2 के इक्वल आएगी। अगर हम सिंपली सोचें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर यहाँ पर इस कैपेसिटर में एनर्जी है मान लिया जाए U1 डैश और यहाँ पर एनर्जी है U2 डैश, तो U1 डैश + U2 डैश की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो U1 + U2 के इक्वल आनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो उस चीज़ को हमको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा खुद से, क्योंकि बहुत अब आपके सामने रह नहीं गया, मैंने पूरा प्रॉब्लम खोल दिया है। कुछ ट्राई कीजिए अपनी तरफ से एंड इन द नेक्स्ट वीडियो I will take up the solution of this problem and let's see how many of you do it correctly. Thank you for this video.